क्रिप्टो करेंसी, भारत में इसे लेकर कितना कंफ्यूजन है ना? क्या ये लीगल है या इल्लीगल? आज हम इसी उलझन को सुलझाने वाले हैं और भारत का इस पर जो रुख है उसे बिल्कुल साफ साफ समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सीधा उस सवाल पर आते हैं जो सबके मन में है। भारत में क्रिप्टो करेंसी की असलियत क्या है? ये लीगल है या इल्लीगल? और यहीं से मामला दिलचस्प हो जाता है। ये एक तरह का विरोधाभास है। एक तरफ सरकार कहती है कि ये लीगल टेंडर नहीं है, मतलब आप इसे नोट या सिक्के की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन दूसरी तरफ इसे पूरी तरह से बैन भी नहीं किया गया है। तो फिर ये है क्या? ठीक है, तो इस पहेली को समझने के लिए थोड़ा गहराई में उतरते हैं। इसका जवाब सरकार के रेगुलेटेड अप्रोच यानी नियंत्रित दृष्टिकोण में छिपा है। चलिए इसे ही समझने की कोशिश करते हैं। तो सरकार का जो ऑफिशियल स्टैंड है वो हाँ या ना में नहीं है। उन्होंने सावधानी और नियंत्रण का रास्ता चुना है। इसका मतलब ये हुआ कि वो इसे खत्म नहीं करना चाहते, बल्कि इसे नियमों के एक पक्के दायरे में रखना चाहते हैं। तो अब बात करते हैं उन खास नियमों और टैक्स की जो सीधे सीधे उन लोगों पर लागू होते हैं जो भारत में क्रिप्टो रखते हैं या उसकी ट्रेडिंग करते हैं। और यहाँ पर सबसे जरूरी बात आती है, सरकार क्रिप्टो को करेंसी यानी रोजमर्रा के लेन देन वाले पैसे की तरह नहीं देखती, बिल्कुल नहीं। इसके बजाय इसे एक डिजिटल एसेट का दर्जा दिया गया है, मतलब एक तरह की निवेश संपत्ति, ठीक वैसे ही जैसे स्टॉक्स होते हैं या फिर सोना। तो अगला सवाल तो यही उठता है ना, कि अगर ये एक एसेट है, एक इन्वेस्टमेंट है, तो फिर इस डिजिटल एसेट पर टैक्स कैसे लगता है? पहला और सबसे बड़ा नियम, क्रिप्टो से होने वाले किसी भी मुनाफे पर सीधा 30% का फ्लैट टैक्स। जी हाँ, 30%। सोचिए, अगर किसी ने 1 लाख रुपए का मुनाफा कमाया तो सीधे सीधे 30,000 रुपए टैक्स में चले जाएंगे। ये एक बहुत ही बड़ा कदम था। और बात यहीं खत्म नहीं होती। इसके बाद आता है दूसरा नियम, हर क्रिप्टो ट्रांजैक्शन पर 1% टीडीएस यानी टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। अब इसका मकसद है हर लेन देन पर नजर रखना, ताकि सरकार के पास इसका पूरा रिकॉर्ड रहे। अब ये समझना भी बहुत दिलचस्प है कि आखिर इन इतने सख्त नियमों के पीछे वजह क्या है। सरकार इतनी सावधानी क्यों बरत रही है? मतलब ये सवाल आना तो बहुत स्वाभाविक है कि भाई ये नियम इतने कड़े क्यों हैं, इसके पीछे की सोच क्या है। देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने 3 बड़ी चिंताओं की तरफ इशारा किया है। पहली, फाइनेंशियल फ्रॉड्स यानी वित्तीय धोखाधड़ी का खतरा। दूसरी, मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इसके इस्तेमाल की आशंका। और तीसरी, इसकी कीमतों में जो जबरदस्त उतार चढ़ाव आता है, मतलब इसकी अस्थिरता। एक तरफ तो प्राइवेट क्रिप्टो को इतने नियमों में बांधा जा रहा है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ भारत अपनी खुद की ऑफिशियल डिजिटल करेंसी भी बना रहा है। इसे कहते हैं CBDC या ई-रुपी। आसान भाषा में ये हमारे भारतीय रुपये का ही ऑफिशियल डिजिटल रूप है, जिसे खुद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जारी करता है और जिसकी पूरी गारंटी लेता है। अब अगर दोनों को आमने सामने रखें तो फर्क दिन और रात जैसा है। प्राइवेट क्रिप्टो को कोई एक संस्था जारी नहीं करती है, उसे संपत्ति माना जाता है और उसमें जोखिम बहुत ज्यादा है। वहीं ई-रुपी को आरबीआई जारी करता है, वो असली लीगल टेंडर है, और क्योंकि सरकार इसके पीछे है तो इसमें जोखिम ना के बराबर है। तो इन सब बातों को मिलाकर भारत में क्रिप्टो का भविष्य कैसा दिखता है? आगे का रास्ता क्या है? चलिए देखते हैं। अगर भारत की पूरी क्रिप्टो स्ट्रैटेजी को एक लाइन में समझना हो तो वो ये है, लक्ष्य इसे स्वीकार करने से ज्यादा इसे नियंत्रित करना है। और ये सोच सिर्फ देश तक ही सीमित नहीं है। भारत अब ग्लोबल लेवल पर भी डिजिटल एसेट्स के लिए एक जैसे नियम बनाने की वकालत कर रहा है, ताकि पूरी दुनिया में इसे लेकर एक जैसी पॉलिसी हो। तो कुल मिलाकर निचोड़ क्या है? भविष्य में क्रिप्टो को एक रेगुलेटेड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के तौर पर ही देखा जाएगा। इसे रोजमर्रा की करेंसी बनाने का कोई इरादा नहीं है। और हाँ, इस पर सख्त नियम आगे भी जारी रहने की पूरी उम्मीद है। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। एक तरफ है नियंत्रण और दूसरी तरफ है इनोवेशन। क्या भारत इन दोनों के बीच एक सही संतुलन बना पाएगा? खैर, इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा।